नास्ति मात्र समा छाया, नास्ति मात्र समा गति, नास्ति मात्र समाम त्राणम और नास्ति मात्र समा प्रपा। यानी मतलब है माँ के समान कोई छाया नहीं, माँ के समान कोई गति नहीं, माँ के समान कोई आश्रय नहीं और माँ के समान कोई समझ नहीं। यानी मतलब माँ के छाया में यानी माँ के आंचल में बच्चा सबसे ज़्यादा सुरक्षित होता है। माँ का आंचल सबसे सुरक्षित जगह है। अगर माँ के आंचल में बच्चा सुरक्षित नहीं रह सकता तो वो कहीं पर भी सुरक्षित नहीं रह सकता। आज की जो कहानी है कुछ इसी पर आधारित है, जहाँ पर एक माँ नहीं बनकर एक माँ से माता से कुमाता बन जाती है और एक बच्चे के दर्द को समझ नहीं पाती। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं ज्योति गौड़ और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है पश्चिम बंगाल की एक जगह लगती है पुरुलिया ज़िला, और पुरुलिया ज़िले का ही एक गांव है नदियारा करके। नदियारा गांव में एक महिला रहा करती थी, नाम था ममता गोस्वामी। जो ममता गोस्वामी है वो अपने पति से अलग रहा करती थी। पति से उसका कोई विवाद चल रहा था, अलग थलग बिल्कुल। गांव में एक घर ले लिया था, वहाँ पर अपनी 3.5 साल की बच्ची के साथ रहा करती थी। अब जो 3.5 साल की बच्ची है वो उसी के साथ रहती है, वो घर में रहती है। ऐसे ही समय बीत रहा है, लेकिन अभी कुछ समय से वो बच्ची बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती रहती है। यानी मतलब उस बच्ची के रोने की आवाज़ें ख़त्म नहीं होती। आसपास के लोग भी सोचते हैं कि आखिर बच्ची रो क्यों रही है। लोग जब उसकी माँ से पूछते हैं यानी ममता से पूछते हैं कि आपकी जो गुड़िया है वो आखिर इतना रोती क्यों रहती है, तो वो कहती है कि उससे बुखार है, मामूली सा बुखार है, ठीक हो जाएगा, लेकिन वो बुखार की वजह से रोती रहती है। फिर भी वो बच्ची रोती ही रहती है, रात दिन उसका रोना चुप नहीं होता। वो इतनी ज़ोर ज़ोर से रोती है कि जो पड़ोसी होते हैं ना, उनका भी मन कांपने लगता है कि बच्चा इतनी बेरहमी से रो रहा है और माँ कुछ कर नहीं रही। अब कुछ लोग घर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं कि हमें जाने दीजिए, देखने दीजिए आखिर बच्चे को हुआ क्या है, आखिर हम भी तो देखें। अगर आपको किसी मदद की ज़रूरत है तो हम उस बच्ची को लेकर के जाएंगे, किसी हॉस्पिटल में दिखाएंगे। लेकिन माँ किसी को कहीं नहीं जाने देती, उस बच्ची को एक कमरे में बंद करके रखती है। उस कमरे में सिर्फ जा सकती है तो माँ जा सकती है, बाकी किसी को वो नहीं जाने देती। ऐसे ही करके 10 से 15 दिन बीत जाते हैं, लेकिन बच्ची का रोना और करहाना ख़त्म नहीं होता। एक दिन आखिर परेशान होकर के 11 जुलाई 2017 को एक पड़ोसी होता है, उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता मासूम का रोना देखकर। वो पुलिस स्टेशन में फ़ोन कर देता है, पुरुलिया के थाने में। अब वहाँ पर जब पुलिस को बताया जाता है तो उन्हें बताया जाता है कि एक बच्ची है, वो लगभग 15 दिन हो गए हैं, वो बहुत तेज़ तेज़ से रोती है। माँ से कहा जाता है तो वो हमें अंदर नहीं जाने देती, कहती है मामूली बुखार है, लेकिन मामला कुछ और लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, आप आकर देखिए। स्थानीय पुलिस तुरंत से वहाँ पर पहुँचती है। जाकर के देखा जाता है, दरवाज़ा खुलाया जाता है, तो जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो बच्ची बहुत तेज़ तेज़ बिलख बिलख कर रो रही होती है। गाल बिल्कुल लाल होते हैं, आंखों से आंसू रुक नहीं रहे होते हैं। जो पुलिस वाले होते हैं वो भी उस बच्ची के रोने को देख करके एक बार को सकपका जाते हैं, क्योंकि मासूम बच्चों का रोना भी हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। स्थानीय जो चिकित्सा अधिकारी होते हैं उन्हें बुलाया जाता है, दिखाया जाता है, तो बच्ची के शरीर पर जगह जगह सूजन आया हुआ था। उस सूजन का मतलब समझ नहीं आ रहा था। पास के स्थानीय अस्पताल में उसे ले जाया जाता है, ले जा करके देखा जाता है तो डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आता। तो पुरुलिया के ही एक बड़े हॉस्पिटल में उस बच्चे को रेफ़र कर दिया जाता है। जाना माना एक हॉस्पिटल होता है, वहाँ पर उसे रेफ़र कर दिया जाता है और वहाँ पर 17 लोग डॉक्टरों की एक टीम गठित की जाती है। और बच्ची की बॉडी को चेक किया जाता है, उसको देखा जाता है, तो जगह जगह पर सूजन आई हुई थी। डॉक्टरों को भी कुछ समझ नहीं आता कि आखिर है क्या। दरअसल उसे बुखार तो होता ही नहीं है, फिर ये सूजन पूरे शरीर में जगह जगह पर आखिर है क्यों। जब बच्ची का एक्सरे किया जाता है तो पता चलता है कि बच्ची के शरीर में 7 सुइयां अंदर प्रवेश कराई गई हैं, जो सीने में, पेट के पास और प्राइवेट पार्ट के पास
फंसाई गई थी और कम से कम 4-4 इंच की इतनी सुइयां उसके अंदर प्रवेश करा दी गई थी एक 3.5 साल की मासूम बच्ची के। उस बच्ची का रो रो कर हाल कितना बेहाल था। जब एक्सरे कराया जाता है, पता चलता है, बड़ी मुश्किलों से डॉक्टरों की पूरी टीम होती है, उस पर सूजन आ चुका था। डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, सुइयां बाहर निकाल दी जाती हैं। पूरी डॉक्टरों की जो टीम होती है उस बच्ची को जी जान तरीके से बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में 10 दिन बाद वो बच्ची दम तोड़ देती है। इतनी नाकाम कोशिशों के बाद भी वो बच्ची बच नहीं पाती। नर्सों की टीम, डॉक्टरों की टीम आखिर हाथ पर हाथ धरकर रह जाती है और वो मासूम बच्ची बच नहीं पाती। अब ममता गोस्वामी को पकड़ा जाता है, उठाया जाता है और उससे पूछताछ शुरू की जाती है कि तुम्हें शर्म नहीं आई, एक बच्ची के शरीर में तुमने ऐसी इतनी बड़ी बड़ी सुइयां प्रवेश करवा दी, क्या तुम्हें जरा भी दया नहीं आई। लोगों ने जब ये सुना तो सुनकर लोगों के होश गुम हो गए कि एक माँ क्या ऐसा कर सकती थी। जब ममता गोस्वामी से कड़ाई से पूछताछ की जाती है तब वो सच उगलना शुरू करती है। कहती है कि मेरी बच्ची लगभग बीमार रहती थी, कभी खांसी हो जाता था, कभी जुकाम हो जाता था, कभी बुखार हो जाता था, लगभग बीमार रह रही थी, अजीब अजीब सी हरकतें करती थी। हमारे ही गांव में पास में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है सनातन तांत्रिक, उम्र उनकी लगभग थी 70 वर्ष। मैं उसके पास गई और जाकर के जब मैंने उनसे ये बात कही तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी बेटी के ऊपर तो ऊपरी काला साया है, उसका ऊपरी काला साया तभी हटेगा जब तुम उस बच्ची को मेरे पास छोड़ कर जाओगी। अब बच्ची को वो लगभग 15 दिन अपने पास रखता है और उसके शरीर में वो सुइयां प्रवेश करवा देता है, सीने में और प्राइवेट पार्ट के आसपास सुइयों को प्रवेश करवा दिया जाता है। इस बात की खबर माँ को थी, लेकिन माँ से कहा जाता है ये सुइयां शरीर के अंदर रहेंगी तो ही इसके जो अंदर का काला साया है वो बाहर आ जाएगा, तुम इस बच्ची को मेरे पास छोड़कर चली जाओ। बाद में इस बयान के बाद जब लड़की का पोस्टमार्टम किया जाता है तो पोस्टमार्टम में ये पुष्टि होती है कि उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया था, उसका यौन शोषण किया गया था, यहाँ तक कि उसे प्रताड़ित भी किया गया था, उसके शरीर में जगह जगह सुइयां चुभाई गई थी। आप सोच के देखिए, एक बच्ची 15 दिन उस तांत्रिक के पास रहती है, 10 से 15 दिन वो अपने घर में रहती है और 10 दिन लगभग हॉस्पिटल में भी रहती है। एक महीने से भी ज़्यादा समय तक वो मासूम तड़पती रहती है, बिलबिलाती रहती है, लेकिन माँ को कोई दया नहीं आती। वो सिर्फ अंधविश्वास के चक्कर में पड़ी होती है। एक अंधविश्वास में उसने अपनी बच्ची की जान दांव पर लगा दी थी। अब जो तांत्रिक होता है उसे जैसे ही इस खबर का पता चलता है वो समझ जाता है कि अब ये मामला पुलिस के पास पहुंच गया है, वो तुरंत से फरार हो जाता है। अब पुलिस उसकी छानबीन में लग जाती है। छानबीन में लगने के बाद आखिर में वो जो होता है वो उत्तर पूर्वी के सोनप्रद इलाके में मिलता है, वहाँ पर भी वो तांत्रिक विद्या ही कर रहा होता है। अब उसे वहाँ पर जब गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार करने के बाद 22 जुलाई 2017 को उस बच्ची ने दम तोड़ दिया था और उसी के लगभग एक महीने के अंदर उस तांत्रिक को ढूंढ लिया जाता है, उसको रख लिया जाता है और जो वहाँ के एसपी होते हैं वो 57 दिन के अंदर 550 पन्नों की एक चार्जशीट दाखिल करते हैं। चार्जशीट दाखिल करने के बाद पॉक्सो एक्ट की धारा लगाई जाती है, उन दोनों के ऊपर अपहरण का मामला दर्ज किया जाता है। बच्ची के साथ पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगा करके इस मामले को 4 वर्ष लग जाते हैं इनकी सज़ा को मुकम्मल होते होते, जिसमें से 37 गवाह तैयार किए जाते हैं, जिनमें से 17 गवाह तो डॉक्टरों का पैनल था जिन्होंने उस बच्ची का इलाज किया था, बाकी और लोग थे और एक महिला ऐसी थी जो स्वयं उस तांत्रिक की पत्नी थी, जिसने स्वयं आकर के गवाही दी थी अपने पति के खिलाफ और कहा था कि इस दरिंदे को जितनी कड़ी से कड़ी सज़ा हो सकती है वो कड़ी से कड़ी सज़ा दो। और उस समय के जज थे रमेश कुमार प्रधान। जज साहब ने दोनों को फांसी की सज़ा मुकर्रर कराई थी और कहा था कि बच्चा सबसे ज़्यादा सुरक्षित अपनी माँ के कोख
कोख में रहता है और उसके बाद माँ की गोद में रहता है। माँ की गोद में रहना और माँ के आंचल में रहना उस बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित जगह है, लेकिन इस माँ ने ही बच्चे के साथ इतना दरिंदापन किया, इसके लिए कोई माफ़ी नहीं हो सकती। जब ये बात तांत्रिक को और उसकी माँ को पता चलती है तो वो ज़ोर ज़ोर से दहाड़े मार मार कर रोना शुरू कर देते हैं, लेकिन लोगों के अंदर एक खुशी की लहर थी। सब लोग जज साहब की तारीफ़ें कर रहे थे कि इतनी जल्दी इस मामले को संभाला गया। जो वहाँ के एसपी थे जिन्होंने इस चार्जशीट दायर की थी, उनके ऊपर भी उनको भी एक सैल्यूट बनता है, जो एक बच्चे की चार्जशीट तैयार करने में उन्होंने ज़्यादा समय नहीं लगाया। फ़िलहाल ये मामला अभी तक भी कोर्ट में ही अटका हुआ है। नवंबर 2021 को जब इस कोर्ट के ऊपर कार्रवाई हुई, इस फैसले के ऊपर कार्रवाई हुई, तो अभी ये फैसला चल रहा है। आगे देखो होता क्या है, लेकिन मैं सरकार से भी अनुरोध करना चाहूँगी कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना या आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको जागृत करना है कि अंधविश्वास में इतना भी ना फंसें कि आप अपने बच्चे को तकलीफ देने से भी ना डरें, क्योंकि अंधविश्वास की कोई उम्र नहीं होती, कोई नाम नहीं होता और ना ही कोई काम होता है। अंधविश्वास सिर्फ अंधविश्वास ही होता है, उससे कुछ भी नहीं होता। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी, मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।